तो बताइए, ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा कंप्लीट ही नहीं है। अब सर आप नया एक्सरसाइज शुरू कर दिए, तुम्हारा कंप्लीट है, तुम्हारा कंप्लीट है, दिखाओगी? नहीं, जो बिग प्रश्नावली कर रहे थे वो कंप्लीट है कि इसमें कुछ रह गया है? तो खुद से कर लेना, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आई होंगी कि सभी हो गया है। करना पड़ेगा सारे सवाल, आप जो भी आप एक्सरसाइज के हैं उसको लगाइए, लगाने के बाद ही तो पता लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में तुम लोग के अंदर अब पता लग गया है कि हाँ सवाल की पकड़ ऐसे है। ये नहीं कि एक्सरसाइज में मान लीजिए 17 सवाल है, 17 में से 5 सवाल लगा के खत्म कर दिया, एक्सरसाइज हो गया काम, बाकी 12 सवाल की कौन लेगा ठेका? 12 सवाल का ठेका कौन लेगा बताओ ना? ऐसे एक्सरसाइज करना है। मुझे सारे सवाल चाहिए, एक एक सवाल चाहिए, अब बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। हाँ, जैसे तुम करके दिखाए, तुम भी इसी हाँ में हाँ करते चले गए, ये भी हाँ में हाँ करते चली गई, वो भी हाँ में हाँ करते, ये कौन सा तरीका है? सारे सवालों को करिए, हमको तो करना है, हमको प्रतिलोम भी करना है, हमको समाकलन भी करना है, अवकलन भी करना है, सारा करना है। लेकिन जिस हिसाब से मैं करता हूं ना, मैं अपना पूरी प्रैक्टिस करवाता हूं कि हर सवाल मुझे, अगर 31 है तो 31 सवाल चाहिए, 20 है तो 20 चाहिए। पता तो लगना चाहिए कि हाँ तुम लोग इस बहाने अभ्यास तो बना रहे हो, पता लगा हाँ सर इसको ऐसे करते हैं, इसको हो गया 5 सवाल से सर एक्सरसाइज आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ऐसे नहीं। क्योंकि मेरा धारणा यह रहती है कि जिस एक्सरसाइज में जितने सवाल लिया उसको मैं अभ्यास करने के लिए घर पे देता हूं, घर पे इसी बहाने लगे रहो, करते रहो। अब बाबा काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछ भी रही है। एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आई कैप प्लस कितना है बताइए? या कोई लगा सकते तो आ जाओ बोर्ड पे लगा लो, कोई आए थोड़ा हिम्मत जुटाओ, कर लोगे? पीछे इसे कर लोगे क्या? अभी बता रहे हैं +4 जे कैप और +2 के कैप, ये आपका 12वां सवाल है। वेक्टर बी कितना है? 3 आई कैप 2 जे कैप और +7 के कैप। और वेक्टर सी कितना है? 2 आई कैप -जे कैप और +4 के कैप है। तो एक ऐसा सदिश वेक्टर डी बताइए, एक ऐसा सदिश वेक्टर डी बताना है कि जो वेक्टर ए पर भी लंब है और वेक्टर बी पर भी, यानी दोनों पर लंब है। यानी वेक्टर डी एक बार वेक्टर ए पर लंब है और एक बार वेक्टर बी पर लंब है। तो सीधी सी बात है कि माना वो सदिश जो वेक्टर डी है वो किस रूप में है? आई जे के फॉर्म में। माना वो वेक्टर डी आपका है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये आपने मान लीजिए वो सदिश आपने वेक्टर डी को मान लिया, इसको क्या कर दिया आपने? मान लिया। यहां पर लिख दीजिए ये आपने माना, ठीक है। अब बोलता है कि जो वह सदिश वेक्टर डी बताना है जो एक बार वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर ही लंब है। तो हम पहले क्रमशः लिख लेते हैं कि जब वेक्टर डी और ए आपस में क्या है? लंब है। क्या है? वेक्टर डी वेक्टर ए पर क्या है? लंब है। देखिए जब वेक्टर ए लंब है किसपे? वेक्टर डी पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका? 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका? 0। तो ए क्या है आपका? आई कैप +4 जे कैप +2 के कैप डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसको मैं सिंपल शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई एक्स
प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर बन गया ए नंबर। इसी प्रकार से जब वेक्टर क्या है d किस पे लंब है, वेक्टर b पे लंब है, इसी प्रकार देखिए जब वेक्टर b लंब है वेक्टर d में, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जैसे इसको किया है इसको भी 0 कर देंगे। वेक्टर b डॉट वेक्टर d इजिकल टू 0। वेक्टर b को लिख लियो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट वेक्टर d कितना हो गया xi कैप y j कैप प्लस z k कैप बराबर 0। इसका भी डॉट प्रोडक्ट कर लो, x इंटू 3 कितना हो गया 3x कितना हो जाएगा माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए यह दिया हुआ है कि वेक्टर c और डॉट वेक्टर d इन दोनों का भी अदिश गुणनफल कितना है 15 के बराबर है। आपको दिया क्या है, दिया है वेक्टर c डॉट वेक्टर d बराबर कितने हैं 15। तो c की वैल्यू कितनी है आपको वेक्टर c, वो आपको यहां 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डॉट ये k है और ये k है, ठीक है। और डॉट d कितना है आपका xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू 15। अब इनका भी डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आदेश गुणनफल करिए। 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x, फिर j को j से करेंगे तो माइनस का y प्लस का 4z बराबर 15। अब ये आपका एक तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया जिसको बोलते हैं युगपत समीकरण। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प लेकर के x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालने के बाद तब इस वेक्टर d में रख लेना, वही आपका वेक्टर d सदिश होगा। कर पाओगे कि नहीं पाऊंगा, x का मान, y का मान, z का मान निकाल पाओगे कि नहीं है? कभी हां बोल रही, कभी ना बोल रही, हम किसको माने, हां को माने कि नहीं को माने? कर लोगे, निकाल कर दिखाओ x का मान, चलो दिखाओ, करके दिखाओ, हाँ करके दिखाओ, सभी लोग करके दिखाओ x और y z के मान कैसे निकालते हैं। नहीं कर पा रहे हो तो हम समझाएं, चलिए हम समझा देते हैं। पवन थोड़ा सा दाएं बाएं देख रहे हैं कि सर कैसे हल होगा, हमको पता ही नहीं लग रहा है कि x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। दूसरा क्या है 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। और तीसरा क्या है 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 15। ठीक है, पहले आप समीकरण 1, 2 और 3 अगर इसको माना है आपने, तो पहले आप विलोपन विधि करना है। तो या तो x को बराबर बनाओ, तो x को बराबर बनाने के लिए ऊपर वाले को नीचे से गुणा कर लो और नीचे वाले को ऊपर। सबसे पहला काम ये होना चाहिए। तो गुणा करके देखो कितना हो गया आपका 3x, यानी इसको गुणा करना पड़ेगा 3 से, इसको गुणा करना पड़ेगा 1 से। 3x 3 चौके 12y, 3 दूना 6z, 3 0 जा 0, और ये हो गया 3x माइनस का 2y प्लस का 7z बराबर 0। अब इसके बाद इसको घटा लेते हैं, घटाने से आपका x का काम हो गया खत्म। तो y की संख्या कितनी हो गई 14y और माइनस का z बराबर 0। एक समीकरण 4 आपका इसमें बन गया। तो जैसे आपने 1 और 2 से x को गायब किया, वही प्रक्रिया दोहरानी है 2 और 3 में भी x को ही बराबर करना है, ताकि y z में इसका भी समीकरण बन जाए। तो अब देखिए कैसे करने के लिए, इसको ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर से। तो इसको कितने से गुणा करने की जरूरत पड़ रही है 2 से, और इसको कितने से गुणा करने पड़ेगी 3 से। अब बना के बनाओ, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y, 2 सते 14z
2 जीरो जा 0, फिर 3 दूनी 6x, 3y, 3 चौके 12z बराबर 3 15 की 45। अब इसको फिर माइनस करो, खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो कितनी होगी y की संख्या, माइनस का y और प्लस का 2z बराबर माइनस का 45, माइनस से भाग देकर को इसको, तो 2z बराबर प्लस 45, ये समीकरण नंबर 5 हो गया, y और z। अब y z में ये भी बन गया 4 नंबर और y z में ये भी बन गया। अब मेरे हिसाब से फिर विलोपन लगाओ, बराबर करो y y को, तो y y को बराबर करने के लिए फिर इनको आपस में गुणांक बराबर बना लो, यही तो करते हैं। और क्या करते हैं इसमें, जैसे कक्षा 9 10 में किया है, तो इसको इसके साथ गुणा कर लो और इसके साथ इसकी गुणा कर लो, तो इसमें सीधा आपको 14 की जरूरत पड़ रही है, यहां सीधा 1 की जरूरत पड़ रही है। तो 14 एकम 14y, 14 दूनी 28z, 14 45 का कितना होता है, गुणा करके देखो, 14 गुणा 45 कितना होता है, 14 पंजे 70, 70 का 0 हासिल लगा 7, 14 चौके 56, 56 और 7 61, 56 7 कितना हो गया 63, 63 होता है ना, 63 होता है। अब इसको इसमें से माइनस कर लो, करो, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया। तो अब सीधा यहां से जड़ आ जाएगा, 28 में से एक गया, कितना हो गया 27 जड़ बराबर 630, तो जड़ बराबर कितना हो गया, माइनस का 630 भागा 27, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 9 सते 63, यानी माइनस 70 भागा 3 आ गया। जेड का मान यहां से सीधा निकल गया माइनस 70 भागा 3। अब आपको क्या निकालना है, इसी में से ही 5 और 4 से y भी निकल आएगा, इसी लगने y भी निकाल लो। तो किसमें समीकरण किससे निकाल लो, आप जो छोटा सा दिखाई दे रहा है 4 से लेना तो 4 से ले लो, 4 से 14y माइनस जेड बराबर 0, तो 14y माइनस जेड का मान क्या हो गया, माइनस का 70 बटे 3 बराबर 0, तो कितना हो गया 14y माइनस माइनस प्लस 70 भागा 3 बराबर 0, तो 14y बराबर माइनस 70 भागा 3, 14 कम 14, 14 पंजे 70, तो y बराबर माइनस का 5 भागा 3, तो y भी आ गया, z भी आ गया। अब आपको x चाहिए, तो यहां रख करके अब आपको इसमें रख देना है, कहां पे, कौन से, जो आपने माना था। ठीक है, अब तो आ गया निकालना कि कैसे x निकाला जाता है, कैसे y निकाला जाता है, कैसे z निकाला जाता है, यही विलोपन विधि है। सवाल में दम कुछ नहीं है, बस इसमें केवल इक्वेशन सॉल्व करना है, वो इक्वेशन सॉल्व करना ही सबसे बड़ी दिक्कत आपको लगेगी कि यार इसमें x y z के मान निकाला कैसे जाए। समीकरण तो बन गया, अब इसमें x y z के मान निकालते तभी आपका ये वेक्टर d सदिश बनेगा, जो अदिश राशि है x y z, ये अदिश राशियां निकालोगे तभी पता लगेगा कि x का मान, y का मान, z का मान रख के तब हमारा वेक्टर d सदिश कैसे बनाएंगे। क्योंकि दो चर राशि होती है x और y, तब तो आसान था, लेकिन यहां चर राशि 3 दे दिया है, x भी दिया है, y भी दिया है, z भी दिया है। अब थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर 3 चर राशियों के बीच में चल रहा है समीकरण। 2 चर राशियों में तो जल्दी हो जाता है, वो तो आप लोग प्राय कक्षा 10 में किए होंगे, जल्दी x y बराबर करके निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ 3 चर राशि, जैसे 2 का करते हैं वैसे ही 3 का भी करना है, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी है। पहले 2 समीकरण को डिसाइड कर लो कि इसमें 2 चर राशि में x को गायब करना है, तो x बाद फिर 2 और 3 को ले लो, फिर 2 3 में भी x को ही गायब करना है, फिर उसका एक अलग समीकरण बनेगा 4 और 5 y, हाँ क्या नहीं x बराबर निकाल लेते हैं। चलो समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, x प्लस 4, y का मान कितना है माइनस 5 भागा 3, z का मान कितना है 70 भागा 3 बराबर 0। तो करो x 4 पंजे 20 माइनस 70 दूनी
46 बराबर 0। ठीक है ना, तो x कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 160 भागा 3 बराबर 0। तो x बराबर 160 बटे 3। तो x का मान ये, y भी आ गया और z भी आपका कहां पे, यहां पे आ गया। अब ये आपका सीधा वेक्टर d निकल आया। अतः वेक्टर d सदिश कितना होगा, एक्स आई कैप। x कितना हो गया 160 भागा 3 आई कैप, y माने -5 भागा 3 जेड कैप। अब जेड कितना हो गया आपका, जेड आपका यहां 160 बटे 3। ठीक है, बस यही आपका वेक्टर डी सदिश निकला है। जेड का मान 70 बटे 3 है। हाँ, जेड का मान कितना लिखा हमने, हाँ 70 बटे 3 है, 70 बटे 3। ठीक है, लिख माइनस माइनस प्लस हो जाए, हाँ माइनस माइनस है, -70 बटे 3। ठीक है, हाँ 70 बटे 3 हो गया है, इसे लिखिए 70 बटे 3 -70 बटे 3। ठीक है, तो ये आपके जो है वो वेक्टर डी सदिश हुआ जो ए पर भी लंब है और साथ ही साथ बी पर भी लंब है। 14 में भी देखिए क्या है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले हैं, क्या है, समान परिमाण वाले सदिश परस्पर लंब सदिश है, तो सिद्ध करिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इन तीनों सदिशों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो पहले आपको जो दिया है उसको दिया हो तो पहले आप मान लीजिए तीनों सदिशों का परिमाण क्या है, समान है। यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, इन तीनों का परिमाण आप मान लीजिए, ए मानना है तो ए मान लो, लैम्डा मानना है तो लैम्डा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये आपने मान लिया, ये आपने तीनों का परिमाण ए है, हा? अब क्या बोलता है, अब जब इसमें दिया हुआ है कि तीनों के परिमाण, तीनों समान परिमाण वाले सदिश परस्पर लंब हैं। लंब होने का मतलब है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपका 0। बी डॉट सी, ये भी क्या होगा 0। सी डॉट ए, ये भी क्या होगा आपका 0। ये कब होगा, जब ए बी पे क्या होगा, लंब होगा। इस स्थिति में भी बी सी पे, इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं सी ए पर लंब। ठीक है, अब आपको जो है इसमें दिखाना क्या है कि वेक्टर ए, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ ए बराबर झुका हुआ है, क्या है, वेक्टर ए। तो अब आप लिख लीजिए, जब वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो बराबर झुका है वो मान लीजिए क्या है, थीटा है, तो थीटा ले लीजिए, थीटा कोण पर झुका है। ठीक है, जब थीटा कोण पर झुका है तो इन दोनों सदिशों का क्या होगा, अदिश गुणनफल। क्या होगा, अदिश। अदिश गुणनफल निकाल लो, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। एक सदिश वेक्टर ए है, दूसरा सदिश ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस सूत्र पे ही डालना है आपको। तो करिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इजिकल टू मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहां से आप मॉड ए मॉड बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कॉस थीटा। तो अब आपको मॉड ए बराबर कितने हैं, ए के बराबर है। जब इसको ए लिखेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल ना होकर के आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, ए प्लस सी बटे ए, और ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, ये बराबर हो गया कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा। अब चूंकि जब ये सदिश आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इसका कॉस थीटा यही झुकाव होगा। इसी प्रकार जब सदिश बी का भी इसी के साथ झुकाव लिखोगी तो इसका भी मान क्या होगा आपका, करीब करीब यही मान आना चाहिए, यही मान आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं बताइए सबका, हाँ दोनों तीनों का। जैसे वेक्टर ए का झुकाव हमने इसके साथ लिख किया तो ये हमारा कॉस थीटा का झुकाव ये आ गया। इसी प्रकार जब वेक्टर बी का भी इसी के साथ झुकाव, क्योंकि बराबर झुकाव है, अगर ये अल्फा मान रहे हो तो इसको दूसरे को क्या मान लो बीटा और तीसरे को क्या मान लो गामा, तीनों को अलग अलग मान कर चलो। अगर ये अल्फा है तो अल्फा ले लो, क्योंकि एक इन्वर्सन होना चाहिए ना, इस पर हमने इसको अल्फा मान लिया है। क्या मान लिया, अल्फा। तो दूसरे वाले सदिश का भी क्या मान लो बीटा, तीसरे का भी क्या मान लो गामा। तो तीनों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों का एंगल एक से माना चाहिए, यानी झुकाव से माना चाहिए, तभी आपके सवाल का पुष्टि होगा, तभी सवाल सत्यापित होगा। होगा नहीं होगा, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है कर लोगे ना। जैसे हमने अल्फा, ये हमने अल्फा ले लिया, इसको हमने नोटेशन में अल्फा ले लिया, ये अल्फा है ये भी क्या है अल्फा, तो अल्फा हमने निकाल लिया। ठीक है ना, क्योंकि तीनों दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेक्टर बी का भी अलग से दिखाना पड़ेगा, वेक्टर सी का, तभी आपके सवाल की पुष्टि होगी कि हाँ इन तीनों सदिशों का झुकाव इस सदिश के साथ बराबर है। क्या है, बराबर है कि नहीं। तो अब ये जो है ये मॉड ए है, जैसे ये मॉड ए बराबर मॉड बी मॉड सी है। अब मैंने यहां पे क्या दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर मॉड ए मॉड बी मॉड, ये आपका लिख दिया, इसको अल्फा ही लिख दीजिए, अल्फा ही हो गया। अब फिर क्या हो गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए, ये हो गया आपका। ठीक है, यहां पर लाकर छोड़ दीजिए यहां पे। अब इसी तरीके से आप इसको भी देखिए कि इसी प्रकार जब वेक्टर बी ले रहे हैं, जब वेक्टर बी का ए प्लस बी प्लस सी के साथ क्या है बीटा कोण बना रहा है, बराबर झुकाव जब बना रहा है तो बीटा आपको दोनों देखना पड़ेगा कि बराबर झुकाव है भी कि नहीं है। तो इसका बनाइए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन क्या लिखेंगे इसको, ये हो गया आपका मॉड बी, और ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ए प्लस बी प्लस सी मॉड इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब देखिए मॉड बीटा यहां भी है, यहां क्या है बी। अब ये वेक्टर क्या है ए डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है हमारा ए बराबर, यहां पे ए बराबर क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो है इसमें एक चीज और भी देख लो साथ में, क्योंकि तीनों को बराबर करना है, तीनों को आपको बराबर लाना है। तो कॉस अल्फा आपका हो गया कौन सा 14 था ना ये, हाँ हाँ वेक्टर, इसको देखो, इसका मतलब इसको हमें करना पड़ेगा भाई, इसको थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी है इसकी, क्योंकि इसका भी तो डॉट करना पड़ेगा। इसका डॉट कैसे करोगे, पहले इसका भी तो डॉट करना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट, हाँ लंबा जाएगा ये थोड़ा सा लंबा ही जाएगा। ये क्या होगा आपका, पहले इनको डॉट कर लो, वेक्टर ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी। अब आपको मालूम है जब जो सदिश लंब होते हैं तो ये हो गया जीरो,
इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ए, क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का होल स्क्वायर, और ए डॉट बी क्या हो गया, 0, ए डॉट सी क्या हो गया, 0। तो कितना है आपका, मॉड ए का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि हम जो है ए डॉट इतने की जगह, इतने की वैल्यू क्या है, मॉड ए का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए कॉस अल्फा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू, अब इतने की जगह हमने ये निकाल लिया, कितना है, मॉड ए, इतने की जगह हम मॉड ए लिख सकते हैं अपॉन मॉड ए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मॉड ए से मॉड ए कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपका, मॉड ए अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। ये आपका कॉस अल्फा आ गया, ये झुकाव आ गया कॉस अल्फा। इसी प्रकार से जब कॉस बीटा है, इसी प्रकार से कॉस बीटा का भी झुकाव क्या आएगा आपका, यही आएगा, बिल्कुल सेम, चाहे देख लीजिए करके, अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। इसी प्रकार से कॉस गामा मॉड ए अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, तीनों का झुकाव बराबर ही रहेगा। तो इसके लिए आपको पहले, ये आपको पहला समझा दिया, पहले इसको आप खोलकर देखिए कि किसके बराबर है, और ये भी इसकी हेल्प लीजिए कि ए डॉट बी बराबर 0 है, क्योंकि सदिश परस्पर लंब है, ये भी सदिश परस्पर लंब है, ये भी सदिश परस्पर लंब है। उसकी हेल्प लेते हुए तीनों कोण कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। आया कि नहीं समझ में, कि दूसरा भी करके दिखाएंगे, दूसरा है जैसे पहला करके दिखाया है कॉस अल्फा, तो दूसरा भी दिखाएं, कॉस बीटा वाला दिखाएं, चलो दूसरा वाली तो बोलिए ना, तो दूसरा वाला देखो करके दिखाते हैं। तो इसी प्रकार जब वेक्टर बी इसके साथ क्या बनाता है, बीटा को, तो कॉस बीटा बराबर क्या हो गया, ये। तो अब इसको भी आप थोड़ा सा यहां पे इसकी हेल्प लीजिए, एक्स्ट्रा बाहर लीजिए कि बी डॉट ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होगा। तो जरा देखिए इसको भी खोल करके, स्याही सुखा दिया क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो कितना हो जाएगा, बी डॉट ए, ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी डॉट सी। तो ये हो जाएगा आपका मॉड बी, तो आप इसको बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 0, ये क्या हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट सी क्या हो गया, 0, तो ये कितना हो गया, सिर्फ मॉड बी का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे रख दीजिए, यहां पे क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी की जगह मॉड बी लिख सकते हैं। तो मॉड बी का होल स्क्वायर अपॉन मॉड बी मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉस बीटा। तो इससे कैंसिल हो गया। अब आपको मालूम है मॉड बीटा बराबर क्या है, मॉड ए है, मॉड बी को ही हम मॉड ए के ही नाम से जान रहे हैं, क्योंकि तीनों सदिशों का मापांक सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर मॉड ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मॉड ए। तो मॉड ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कॉस बीटा। अब देखिए दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, कॉस अल्फा बराबर कितना आ रहा है, ये, कॉस बीटा बराबर क्या आ रहा है, ये, इसी तरह से कॉस गामा का ये, तीनों सेम आएगा, तभी आपका झुकाव बराबर दिखाई देगा। अब तो कर लोगे ना तीसरा, बस। तो थोड़ा सा ये प्रक्रिया आपको देखनी पड़ेगी कि इनका डॉट प्रोडक्ट जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, वो आगे खोल कर देखिए।